अब हम ब्रीदिंग वाले चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। एनसीईआरटी की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ब्रीदिंग रेट पर मिनट के हिसाब से अगर देखें तो यूजुअली जो एक इंसान है वो 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीदिंग करता है। इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन कंबाइन करके ब्रीदिंग होता है, ठीक है। तो 12 से 16 बार करता है और हर बार कितना वॉल्यूम अंदर बाहर कर रहा है, 500 ml, ठीक है। तो टोटल 1 मिनट में वो कितना बार ब्रीथ कर लेगा, कितना वॉल्यूम अंदर बाहर कर लेगा, 500 इंटू 12 से लेके 16 तक, ठीक है, ml पर मिनट। सो इसका आंसर आ जाएगा 6000 टू 8000 ml पर मिनट। अब आगे इससे कंपेरिजन करते हैं ब्लड के पंपिंग रेट से। तो ब्लड का जो हार्ट बीट का रेट होता है हमें पता है कि 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है और उसका हार्ट बीट का रेट जो टाइम पीरियड होता है वो 0.8 सेकेंड होता है एक हार्ट बीट का, ठीक है। और एक हार्ट बीट के दौरान ब्लड 70 ml ब्लड को पंप कर देता है, ठीक है। तो 72 बार पंप कर रहा है और एक बीट में 70 ml को पंप कर रहा है, तो पूरे मिनट में कितना ml ऑफ ब्लड पंप कर देगा, 72 इंटू 70, 7 7 49, ऑलमोस्ट 5000 ml आ गया 1 मिनट में, ठीक है। तो मान लो अब अगर हार्ट फेलियर होगा, फेलियर मतलब क्या, हार्ट अपने काम को पूरा करने में फेल हो गया, मतलब हार्ट का काम क्या था, ब्लड को पंप करना, ठीक है, पूरी बॉडी में। बट वो ऐसा नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि मान लो 1 लीटर ब्लड में जाके रुक गया, कंजेशन, लंग कंजेशन हो गया, लंग में जाके रुक गया, तो 4 लीटर ही बचा, सिर्फ बॉडी की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, तो हार्ट फेलियर हो गया। तो ये था हार्ट फेलियर का। हार्ट अटैक में हार्ट की मसल्स डिस्टर्ब हो जाती है, अटैक खच खच करते हैं हम, वो भी आगे चैप्टर में देख लेंगे फिर भी। अब अगला देखते हैं टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें एनसीईआरटी के पहली स्टेटमेंट दे रखी है, एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब अगर हम ध्यान से सोचें और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी चलें, दो जगह पर होती है, एक तो एल्वियोलाई पर होती है और टिश्यू लेवल पर होती है, ठीक है। टिश्यू लेवल पर भी तो ब्लड में CO2 आता है और O2 टिश्यू में जाता है, एल्वियोलाई में ब्लड में O2 घुसता है, CO2 बाहर जाता है। बट प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एल्वियोलाई बोला है, टिश्यू नहीं बोला। नेक्स्ट लाइन में वही लिखा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, बट प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बॉडी विल ऑलवेज रिमेन एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर बाय सिंपल डिफ्यूजन, ये बात हम पहले भी मतलब डिस्कस कर चुके हैं। जो स्किन के थ्रू हो रहा था हमारा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन के थ्रू हो रही थी, वो भी सिंपल डिफ्यूजन से ही हो रही थी। क्यों, क्योंकि कोई सी भी टाइप का, अब इस समय पता चलता है कोई सा भी टाइप का हमारे पास ब्रीदिंग पैटर्न हो, ठीक है, वो हमेशा सिंपल डिफ्यूजन से ही होगा। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपिरेशन भी एक्सचेंज, जो ट्रांसपिरेशन होता है वो भी डिफ्यूजन से ही होता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे गैसेस एक्सचेंजेस हैं, जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं और जिसमें ब्रीदिंग चल रही है, जितने भी टाइप के, चाहे वो गिल्स हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो ट्रैकियल ट्यूब्स हो, सब में एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर बाय सिंपल डिफ्यूजन। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन के अंदर सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता। बट अगर ऑप्शन में दे रखा है पैसिव मूवमेंट, तो दिमाग उस तरफ भी दौड़ेगा कि भाई साहब पैसिव मूवमेंट है, एनर्जी खर्च नहीं हो रही है ना। और बात भी सच है, इस प्रोसेस में डिफ्यूजन में एनर्जी खर्च नहीं होती। बट पैसिव मूवमेंट में क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस होता है, वो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो लिपिड सॉल्युबल रहते हैं वो क्रॉस करके जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को, पैसिव डिफ्यूजन में, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। बट डिफ्यूजन के अंदर क्या हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, ना कि सॉल्यूट का। पूरा मीडियम गैसेस सॉल्वेंट ही तो हुआ ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमेशा, कोई सा भी दे रखा हो, किसी भी टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर रहा हो, हमेशा सिंपल डिफ्यूजन से ही होगा। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन पे 3 फैक्टर एनसीईआरटी अकॉर्डिंग है, बट मैं अब ऑप्शन क्वेश्चन दे देगा फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, और ये तीनों ऑप्शन दे देगा, ठीक है। और ऑल ऑफ द अबव का आंसर भी नहीं जाएगा, तो आंसर इन तीनों में से डिसाइड करना पड़ेगा ना हमें। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेनली प्रेशर ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन, फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, प्रेशर ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल।
ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना ही अच्छे से डिफ्यूजन हो पाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही हाई होगा। ठीक है, फर्दर कुछ अलग फैक्टर्स और हैं जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मीडियम में जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, डिफ्यूजन उतना इजीली होगा। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन, जो हमारी ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, एल्वियोलार मेम्ब्रेन, बेसल बेड मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम ब्लड कैपिलरीज, तीनों की तीनों सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टाइप होती हैं। तो अगर जितनी ज्यादा पतली होगी डिफ्यूजन उतना आसान होगा। ठीक है, ये आगे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, बट मेनली जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है वो है प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि हमने देखा था ना, जब हम ब्रीदिंग कर रहे थे तो अंदर हमने वॉल्यूम बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से अंदर हमारे थोरेसिक कैविटी या फिर लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाए। बाहर प्रेशर हाई, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट हो रहा है, तो अंदर भी यही सब सिस्टम चलेगा, क्योंकि यही तरीका होता है डिफ्यूजन ऑफ गैस का। ठीक है, तो जैसे एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर जो हवा जा रही है वो प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पर जा रही है, वैसे ही जो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के अंदर डिफ्यूजन हो रहा है गैस का अंदर जा रही है, वो भी प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पर ही होगा मेनली। बट बाकी तो फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर ऑल ऑफ द अबव आ जाता है, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन तीनों दे रखे हैं, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव। बट ऑल ऑफ द अबव नहीं दे रखा, कोई और ऑप्शन दे रखा है और मेनली लिखा हुआ फैक्टर, द मेन फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर फैक्टर अफेक्टिंग मेनली रेट ऑफ डिफ्यूजन, उसके अंदर प्रेशर ग्रेडियंट आंसर चला जाएगा। A concentration gradient, अगली स्टेटमेंट, a concentration gradient is present for oxygen from alveoli to blood, क्योंकि ऑक्सीजन का मूवमेंट कैसे हो रहा है, एल्वियोलाई से ब्लड में हो रहा है, फिर ब्लड उसको कैरी करके टिश्यू तक लेके जाएगा, टिश्यू से ब्लड से टिश्यू में होगा ट्रांसफर। तो इसके दौरान भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट है। तो ये चीज देख लेना कि एल्वियोलाई में डिफ्यूजन हो रहा है, मूवमेंट ऑफ गैस हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, और जो ब्लड से टिश्यू में जा रहा है उसके लिए भी हमारे पास प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। तो एनसीईआरटी ने ये पॉइंट बिल्कुल सही लिखा है कि द मेन फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि इसी के बेस पर गैसेस का मूवमेंट होता है मेनली। तो गैस ऑक्सीजन के अंदर तक मूवमेंट के लिए, सेल तक पहुंचने के लिए भी, उसके लिए भी हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और फिर प्रेशर डिफरेंस में पड़ा हुआ है, उसी के बेसिस पर गैस आगे चलती जा रही है। ठीक है, तो अब जो हम जैसे आगे वाले नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना है, फिर एल्वियोलाई में इतना, फिर ब्लड में इतना, फिर टिश्यू में इतना है। ठीक है, तो वो भी ग्रेडियंट के बेसिस पर ही होगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से सेल तक पहुंचनी है, तो जितना भी सीक्वेंस है ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर भी घटता जाएगा। जैसे एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे तो 160 होगा, 159, फिर एल्वियोलाई में 104 होगा, फिर जो ब्लड है उसमें 95 और फिर टिश्यू में 40। तो प्रेशर कम होता जा रहा है ना, ऑक्सीजन की मूवमेंट भी इसी फैशन में हो रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, कोई किसी भी टाइप की गैस हो। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, एल्वियोलाई टू ब्लड है, ब्लड टू एल्वियोलाई नहीं है। ठीक है, ब्लड टू एल्वियोलाई की बात करेंगे तो हम CO2 के लिए बात करेंगे, क्योंकि टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जो कि CO2 को बाहर रिलीज करना चाहेगा लंग्स के थ्रू, तो ब्लड से CO2 बाहर जाएगा एल्वियोलाई में, तो ब्लड से एल्वियोलाई तक प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होगा CO2 के लिए, बट एल्वियोलाई टू ब्लड ऑक्सीजन के लिए, और फिर नीचे आएंगे तो ब्लड टू टिश्यू तब भी ऑक्सीजन के लिए प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होगा। इसका उल्टा कर देंगे तो CO2 का आ जाएगा। The concentration gradient is present for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue. आगे देखें, similarly a gradient is present for CO2 in opposite direction, that is from tissue to blood and blood to alveoli. तो हमें सीक्वेंस भी याद रखना है कि कहां से कहां का हो रहा है। ठीक है, solubility of CO2 is 20 to 25 times more than CO2। ठीक है, solubility CO2 की ज्यादा है। ठीक है, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो वो CO2 से भी 10 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। दोनों का कंपैरिजन हमने ऑक्सीजन से ही किया कि solubility of CO2 मतलब
हीमोग्लोबिन के अंदर या फिर ब्लड के अंदर सोल्यूबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। सोल्यूबिलिटी और या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स दीज गैसेस, ये भी बोल सकते हैं। सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 20 to 25 times more than O2 and solubility of carbon monoxide is 200 times more than O2। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का डेटा एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट हमने याद रखने के लिए ये डेटा ले लिया, क्योंकि देख लो ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 20 to 25 टाइम्स है ऑक्सीजन से, और कार्बन मोनोऑक्साइड है 200 टाइम्स ऑक्सीजन से, सोल्यूबिलिटी ज्यादा। तो हमें एक तरीके से याद हो जाता है कि पहले 20 टाइम्स था, फिर उसका 10 गुना करके कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, ठीक है। तो ये याद रहता है। अब जैसे ऑप्शन में डाल दिया 10 to 15 और 20 to 25, तो कंफ्यूजन रहता है ना दिमाग में, ठीक है। तो बच्चा 10 to 15 टिका है, इससे टीचर से पढ़ा देते हैं कि solubility of O2 is 20 to 25 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन क्रॉस थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ये वाली मेम्ब्रेन, ठीक है, ये भी हो सकती है, और आगे जो टिश्यू और ब्लड के बीच में वो भी हो सकती है, बट उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना, एनसीईआरटी में इसी के बस जिक्र कर रखा है, हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन क्रॉस थ्रू diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much more compared to O2। ये वही बात आ गई, ठीक है। ये कह रहा है solubility CO2 की ज्यादा है as compared to O2, ये भी वही बात कह रहा है, जितना डिफ्यूज होगा उतनी ज्यादा डिफ्यूज होकर कहाँ जा रही है, ब्लड के अंदर जा रही है या फिर ब्लड से बाहर जा रही है, तो solubility ऑफ CO2 की ज्यादा ही रहेगी ऑक्सीजन से, ये बात भी सही है, ठीक है। The amount of CO2 that can cross through diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to oxygen। अब अगला देखो, ये हमारे पास जो तीन दे रखे हैं ये अपनी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 3 मेजर हमारे पास डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स है, 4 नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो कितनी मेम्ब्रेन्स मिलकर बनी हुई है, ठीक है, ऑप्शन आगे 2 3 4 5, तो आंसर जाएगा 3 ना कि 4। ऑल्दो जो बेसमेंट सब्सटेंस है ना उसको हम 2 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ मेजरली 3 लेयर्स, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के सेल वो जो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी है, फिर बेसमेंट सब्सटेंस, फिर उसके बाद एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, 3 मेजर लेयर्स मिलकर बनाते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को, ठीक है। फिर एनसीईआरटी ने बाद में लिखा हुआ है ब्रैकेट में डालकर कि जो बेसमेंट सब्सटेंस है इसके अंदर 2 लेयर होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन और लोजमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंस में 2 लेयर होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन और लोजमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन टुवर्ड्स एल्वियोलर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और लोजमेंट मेम्ब्रेन टुवर्ड्स कैपिलरी होती है, ठीक है। तो ये जितना भी बीच में खाली स्पेस दिख रहा है ये बेसमेंट सब्सटेंस है, और इसके अंदर 2 लेयर्स है, मान लो एक ये थी एक ये थी, ठीक है। तो ये वाली जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और ये वाली जो है लोजमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी लेयर्स से मिलकर बने हुई है तो आंसर जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ मेजरली 3 लेयर्स, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बीच में बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है, और तीसरी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। आगे थिकनेस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज लेस देन अ मिलीमीटर, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोले या फिर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोले, बात एक ही है। मोरओवर एनसीईआरटी में ये लिखा होगा कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, ठीक है। तो कितने भी लेयर्स की बनी हो, ठीक है, हमें ये पता ना कि जो ब्लड कैपिलरीज है माइक्रोस्कोपिक है, एल्वियोलाई पे बहुत छोटे बैग्स होते हैं, थिन इर्रेगुलर वॉल्ड और वेस्कुलराइज्ड बैग्स है, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसकी जो मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी भी लेस देन मिलीमीटर होगी। 1 mm कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर, दिखेगा ही नहीं आंख से, उससे भी कम है उल्टा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, द थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज लेस देन अ मिलीमीटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ऑक्सीजन 97% आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है तो
हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। इस चीज को हमें याद रखना है, कंफ्यूजन करने के लिए आ सकता है कि जो ऑक्सीजन है जब वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपना नॉर्मल रहता है। ठीक है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन था 97% आरबीसी के थ्रू। और एक स्टेटमेंट और आ गई कि जब CO2 के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड करता है और बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो उसका नेचर कैसा हो जाता है? ठीक है, तो वो न्यूट्रल रहता है। क्यों? वैसे तो CO2 के साथ कंबाइन हो रहा है, तो हमें पता है कि